हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम देखेंगे डीमन स्लेयर सीजन 2 के पहले एपिसोड को, जिसके साथ 8वां स्टोरी आर्क यानी एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क शुरू हो जाएगा। अगर आपने सीजन 1 के वीडियोस और मुगेन ट्रेन वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उन्हें जरूर देख लीजिए, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को इस एपिसोड के साथ, जिसका नाम है साउंड हाशिरा टेंगेन उजुई। एपिसोड की शुरुआत ठीक वहीं से होती है जहां मुगेन ट्रेन फिल्म खत्म हुई थी। हमने देखा था कि अपर रैंक का डीमन अकाजा रेंगोकू को मार देता है, जिस पर तांजीरो, जेनित्सु और इनोसुके बहुत रोते हैं। रेंगोकू का कासुगाई क्रो उसके छोटे भाई सेंजूरो को भी जाकर ये खबर सुना देता है, जिससे सेंजूरो भी बहुत दुखी हो जाता है। कहानी अब आगे बढ़ जाती है और हम एक फैमिली को देखते हैं जिन्होंने तोशिकुनी नाम के एक लड़के को गोद लिया था। घर पे कुछ मेहमान आए हुए थे जो कि तोशिकुनी की तारीफ करते हुए कहते हैं कि ये कितना इंटेलिजेंट और अच्छा लड़का है। इस पर उस बच्चे के पेरेंट्स बताते हैं कि वो भी अपने बेटे से खुश हैं, पर उसे एक बीमारी है जिसकी वजह से वो धूप में बाहर नहीं जा सकता है। वो बच्चा रूम में खड़ा हुआ ये सब सुनता है और वो लाइब्रेरी से लाई बुक में किसी प्लांट के बारे में पढ़ रहा था। तभी उसके पास अकाजा आकर कहता है कि वो उसे रिपोर्ट करने आया है। इससे हमें पता चलता है कि वो बच्चा असल में मुजान है, जिसने अब एक बच्चे का रूप धारण कर लिया है। अकाजा बताता है कि मैं ब्लू स्पाइडर लिली नाम का फ्लावर ढूंढने में नाकाम रहा, लेकिन मैंने एक हाशिरा को इस बीच मार दिया है। मगर ये सुनकर मुजान को खुशी नहीं होती, बल्कि फ्लावर ना ढूंढ पाने पर वो अकाजा से गुस्सा हो जाता है, जो अपनी एक उंगली से अकाजा को दबा देता है, जिससे अकाजा की मरने जैसी हालत हो जाती है। मुजान कहता है कि एक डीमन को इंसान का मारना कोई बड़ी बात नहीं है, और वहाँ 3 और डीमन स्लेयर्स थे जो कि जिंदा वापस चले गए थे, तो तुम्हें खुशी किस बात की है? मुजान अकाजा को वापस भेज देता है और अकाजा इस बात का गुस्सा निकालने तांजीरो की तलवार के पास आ जाता है, जिसे उसने एक पेड़ में लगा रखी है। वो उस पर वार करता है, जिससे तलवार टूट जाती है। अब अकाजा अपने मन में सोचता है, मैंने तुम्हारा चेहरा याद कर लिया है, अब जब अगली बार हम मिलेंगे तो मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। दूसरी तरफ बटरफ्लाई मेंशन में ओई खाना बना रही होती है। अचानक एक हाथ टेबल के नीचे से निकलता है और सारा खाना चुरा कर ले जाता है। वो हाथ जेनित्सु का होता है, जो अपने और अपने दोस्तों के लिए खाना ले जा रहा है। रास्ते में वो सोचता है कि कैसे रेंगोकू के जाने के बाद से तांजीरो कभी हंसा नहीं है, यहाँ तक कि इनोसुके जैसा लड़का उस दिन रो पड़ा और आज तक सदमे में है। पर वो भी गलत नहीं है, रेंगोकू थे ही इतने अच्छे और ताकतवर कि उनके सामने हम कुछ नहीं लगते। वो फिर अपने रूम तक पहुंच जाता है, जहां आते ही उसे पता चलता है कि तांजीरो गायब है। ओई की एक स्टूडेंट बताती है कि तांजीरो अपनी पेट की चोट होने के बाद भी ट्रेनिंग पर चला गया है। जेनित्सु को भी इससे टेंशन हो जाती है, लेकिन असल में तांजीरो सेंजूरो के पास जा रहा होता है। रेंगोकू का कासुगाई क्रो उसे रास्ता दिखाता है और कुछ देर में तांजीरो रेंगोकू के घर पहुंच जाता है। सेंजूरो घर के बाहर ही होता है और उसके बालों से तांजीरो समझ जाता है कि ये रेंगोकू का भाई है। तांजीरो बताता है कि वो रेंगोकू का मैसेज लेकर वहां आया है। इतने में रेंगोकू के डैड शिनजीरो बाहर आ जाते हैं और चिल्लाते हैं, हमें रेंगोकू का कोई मैसेज नहीं चाहिए। वो आगे कहते हैं कि जब उसमें हिम्मत नहीं थी तो डीमन स्लेयर क्यों बना, फिर तो उसे मरना ही था। और इसी तरह वो रेंगोकू को काफी भला बुरा सुनाने लगते हैं। वो सेंजूरो से भी कहते हैं, तुम भी रेंगोकू का मातम बनाना छोड़ दो और आगे बढ़ो। तांजीरो ये सुन नहीं पाता और बीच में बोल पड़ता है। वो कहता है कि आपको अपने बेटे के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। रेंगोकू के डैड पूछते हैं कि तुम कौन हो? तांजीरो जवाब देता है कि वो डीमन स्लेयर कॉर्प से है। और इतने में रेंगोकू के डैड को उसकी हैनाफुदा ईयररिंग्स दिख जाती हैं और उनके हाथ से शराब का जार टूटकर गिर जाता है। रेंगोकू के डैड को गुस्सा आ जाता है। वो तांजीरो से पूछते हैं कि तुम सन ब्रीदिंग टेक्निक यूज करते हो ना? और इससे पहले कि तांजीरो कुछ समझे, वो आकर तांजीरो पर अटैक कर देते हैं। सेंजोरू अपने पिता से तांजीरो को छोड़ देने के लिए रोता है, पर वो नहीं सुनते और उसे भी चांटा मार देते हैं। तांजीरो को इससे गुस्सा आता है और वो अपनी पूरी जान लगाकर शिनजूरो को उन दोनों से दूर कर देता है। वो शिनजूरो को मॉन्स्टर कहता है और पूछता है, आपको क्या प्रॉब्लम है? आप अपने एक बेटे की मौत पर बिल्कुल दुखी नहीं है, बल्कि दूसरे बेटे को मार रहे हैं। शिनजूरो बोलते हैं कि तुम्हें इससे क्या करना? जिस पर तांजीरो कहता है कि वो यहाँ मदद करने आया है। पर शिनजूरो को भरोसा नहीं होता कि कोई सन ब्रीदर कभी उन जैसों की मदद कर सकता है, ऐसा उस किताब में लिखा है। तांजीरो ये लाइन सुनते ही सतर्क हो जाता है और सोचता है कि सन ब्रीदिंग का मतलब क्या हिनोकामी कागुरा तो नहीं? अंकल बताते हैं कि सन ब्रीदिंग अब तक की सबसे पहली और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रीदिंग टेक्निक है, बल्कि इसके अलावा हर ब्रीदिंग फॉर्म
सन ब्रीदिंग से ही बनाया गया है, जैसे कि फायर, वाटर और विंड। तांजीरो सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, उसकी फैमिली तो हमेशा से कोयला जलाने का काम कर रही है, वो तो बस आम लोग थे। तो फिर सन ब्रीदिंग और कागुरा डांस क्या है? शिनजिरो फिर से रेंगोकू को कोसने लगता है, जिससे तांजीरो बहुत गुस्सा हो जाता है। तांजीरो फिर अंकल को मारने आगे बढ़ता है, जिस पर सेंजूरो चिल्लाकर बताता है कि वो हाशिरा रह चुके हैं, पर तब तक तांजीरो उन्हें मारने पहुंच जाता है, लेकिन शिनजिरो के एक पंच से ही वापस दूर हो जाता है। शिनजिरो तांजीरो को बार बार मारते रहते हैं और सेंजूरो दूर से रोता हुआ उन्हें रोकने की कोशिश करता रहता है। वहीं तांजीरो सोचता है कि हिनोकामी कागुरा डांस सन ब्रीदिंग है, तब भी वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि रेंगोकू को बचा पाता, और इससे उसे और गुस्सा आ जाता है, जिससे वो शिनजिरो के सिर पर जोर से अपना सिर दे मारता है। अब कुछ समय बाद रेंगोकू के घर के अंदर तांजीरो सेंजूरो से अपने बर्ताव के लिए माफी मांगता है। तांजीरो फिर रेंगोकू के आखिरी पलों के बारे में उसके भाई को बताता है, जिससे सेंजूरो खुश होता है कि रेंगोकू आखिर तक स्ट्रॉन्ग रहा। तांजीरो माफी भी मांगता है कि उसके होते हुए ये सब हो गया, पर सेंजूरो को इसमें उसकी गलती कहीं नहीं दिखती। साथ ही वो तांजीरो के लिए वही बुक ले आता है जिसके बारे में रेंगोकू ने उसे बताया था, और उसके अंदर पिछले सभी फ्लेम हाशिरास के बारे में लिखा हुआ था। बुक खोलते ही तांजीरो और सेंजूरो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि किसी ने उस बुक के सारे पन्ने फाड़ दिए थे। सेंजूरो माफी मांगता है और उसे लगता है कि ये काम भी उसके फादर ने ही किया होगा। वो तांजीरो से माफी मांगता है और कहता है कि इस बुक में लिखी बातों को मैं ढूंढने की कोशिश करूंगा और तांजीरो तुम्हें बताता रहूंगा। तांजीरो भी जवाब देता है कि वो और मेहनत करके ट्रेनिंग करेगा। उससे कागुरा डांस हो तो जाता है, लेकिन वो अपनी बॉडी को उस टाइम कंट्रोल नहीं रख पाता है। वो आगे कहता है कि उस दिन मुझे बहुत ही कमजोर महसूस हो रहा था और काश मैं थोड़ी हिम्मत दिखाकर रेंगोकू को बचा लेता। वो सेंजूरो से प्रॉमिस भी करता है कि वो रेंगोकू जैसा ही पावरफुल हाशिरा बनेगा। सेंजूरो तांजीरो को फिर अपनी स्टोरी बताने लग जाता है कि कैसे वो भी अपने भाई जैसा बनना चाहता था, मगर बहुत प्रैक्टिस के बाद भी उसकी निचरिन तलवार ने कभी कलर नहीं बदला, क्योंकि उसके लिए इंसान में बहुत पावर्स होनी चाहिए। इसीलिए अब वो डीमन स्लेयर बनने का सपना छोड़ देगा, और अगर उसका भाई यहाँ होता तो इस बात पर उसे माफ कर देता। तांजीरो जाने लगता है और तभी सेंजूरो उसे रेंगोकू का सोर्ड गार्ड देता है और कहता है कि ये उसके काम आएगा, और तांजीरो वापस लौट जाता है। वहीं सेंजूरो शाम को अपने डैड के रूम में उनकी तबीयत पूछने आता है। वो उन्हें रेंगोकू का मैसेज बताना चाहता है, लेकिन उसके डैड को लगता है कि रेंगोकू ने बस उनकी बुराई ही की होगी। इस पर सेंजूरो कहता है, आप अपना ध्यान रखना डैड, यही रेंगोकू के लास्ट वर्ड्स थे। सेंजूरो चला जाता है और उसके जाते ही उसके डैड अपने बेटे रेंगोकू को याद करके रोने लगते हैं। दूसरी तरफ तांजीरो जंगल से वापस बटरफ्लाई मैंशन जा रहा होता है, पर वो इतना थक चुका होता है कि उसे चक्कर आने लगते हैं। लेकिन उसी टाइम उसे अपने सामने हैगेंजुका दिखाई दे जाता है, जो कि बेहद गुस्से से भागते हुए तांजीरो की तरफ आ रहा है, क्योंकि तांजीरो ने उनकी दूसरी तलवार भी खो दी थी। उन्हें देखकर तांजीरो डर के मारे भागने लग जाता है। शाम से लेकर पूरी रात तक दोनों आगे पीछे भागते रहते हैं। रात में फिर ओई चुपके से पीछे का दरवाजा खोलती है और तांजीरो को मेंशन के अंदर ले लेती है, जिससे तांजीरो बच जाता है और हैगेंजुका आगे निकल जाता है। अगले दिन सब शांत हो जाता है। तांजीरो जेनित्सु और इनोसुके नाश्ता करते हैं और ओई बताती है कि उसने हैगेंजुका को उनके फेवरेट राइस डम्पलिंग्स दे दिए हैं, जिससे उनका गुस्सा खत्म हो जाएगा। ऐसे ही 4 महीने बीत जाते हैं। तांजीरो जेनित्सु और इनोसुके बटरफ्लाई मेंशन में ही रहकर जमकर ट्रेनिंग करते हैं और इसी के साथ साथ वो मिशंस भी कंप्लीट करते रहते हैं। अब जेनित्सु भी जैसे तैसे मिशन पर अकेला जाने लगा था और इनोसुके पहले से ज्यादा खतरनाक बन चुका है। तांजीरो फिर नॉर्थ वेस्ट के एक मिशन पर जाता है, जहां उसका साथ नेजुको देती है। दोनों अब एक टीम की तरह काम करने लग जाते हैं। डीमन इतना डर जाता है कि वहां से भागकर शहर में आ जाता है। उसे लगता है कि वो बच गया, मगर तांजीरो के स्मेल टेक्निक से डीमन उन्हें मिल जाता है और दोनों भाई बहन साथ में डीमन को खत्म कर देते हैं। सुबह तक दोनों फिर दोबारा बटरफ्लाई मेंशन पहुंच जाते हैं, लेकिन बाहर से ही उन्हें ओई के स्टूडेंट्स के रोने की आवाज आ जाती है। मेंशन के अंदर ओई की 2 स्टूडेंट्स रो रही होती हैं। उनके सामने साउंड हाशिरा टेंजन उजुई खड़ा होता है। उसके एक हाथ में ओई और दूसरे हाथ में ओई की तीसरी स्टूडेंट नाहो होती है।
कानाओ भी वहीं होती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे, तो वो अपना कॉइन निकालती है। पर उसे तांजीरो की बात याद आ जाती है कि अब से वो अपने दिल का फैसला सुनेगी। उजुई तब तक ओई और नाहो को ले जाने लगता है, पर तभी कानाओ उसका हाथ पकड़कर उजुई को रोक लेती है, पर उजुई उसे चिल्ला देता है। इससे बाकी दोनों स्टूडेंट्स भी वहां आती हैं और सब मिलकर उजुई पर अटैक कर देते हैं। तांजीरो भी तब तक अंदर आकर उजुई से उन्हें छोड़ देने को कहता है, पर फिर उसे समझ नहीं आता कि उजुई ने उन्हें पकड़ा है या उन सब ने उजुई को। तांजीरो को गुस्सा आ जाता है और वो फिर उजुई को भी अपने सिर से टक्कर मारने आता है, लेकिन उजुई अब तक इस चाल को समझ चुका होता है और अपनी जगह से हट जाता है, जिससे तांजीरो जमीन पर गिर जाता है और बाकी सब भी। जब तक वो खड़ा होता है, उजुई ओई और नाहो को लेकर गेट के ऊपर खड़ा होता है। वो बताता है कि वो एक मिशन पर जा रहा है जहां उसे 2 फीमेल डीमन स्लेयर्स की जरूरत होगी, मगर ऐसे डीमन स्लेयर्स जो बिल्कुल होशियार ना हो। इसीलिए वो इन दोनों को पकड़कर अपने साथ ले जा रहा है और तांजीरो को उसे रोकना नहीं चाहिए क्योंकि वो उसका सुपीरियर है और एक हाशिरा है। तांजीरो उसे रोकता है और कहता है कि अगर उसे ले जाना है तो वो उन तीनों को ले जा सकता है, लेकिन उजुई को समझ नहीं आता कि कौन 3। वो अपना मुंह दाएं और बाएं की ओर घुमाता है और देखता है कि एक साइड इनोसुके और दूसरी साइड जेनित्सु काफी हीरोइक स्टाइल में आ चुके हैं। तीनों फिर उजुई के सामने खड़े हो जाते हैं और उन्हें ले जाने को कहते हैं। उजुई भी ज्यादा देर नहीं लगाता और मान जाता है, पर एक शर्त पर कि तीनों को उजुई की हर बात माननी पड़ेगी। चारों अब अपने आने वाले रास्ते पर खड़े हो जाते हैं, जहां इनोसुके उजुई से पूछता है कि वो कहां जा रहे हैं। उजुई बताता है कि वो जापान की सबसे हवस और वासना वाली जगह पर जा रहे हैं, एक चमचमाती हुई जगह जो कि डीमंस के घर है, द एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट। और पहला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और ये जानने के लिए कि इस एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में आगे कौन कौन से हंगामे होने वाले हैं, हमारे चैनल वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।